मैं चाह रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग्स ना वो चैनल पे उस पे चैनल पर डालूंगी, अच्छा मजा आएगा तुम लोग की प्रेजेंटेशन वहाँ डाल के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zainair Ibrahim, and our topic is evolution of a star. Evolution means changing with respect to time. So evolution of a star is it changes occur in star with respect to time. Or simply we can say that we will be discussing the whole or complete life cycle of a star. Table of content: introduction, then leaving the main sequence, after that evolution of sun like a star, and the death of a low mass star. Or evolution of stars more massive than the sun, after that core collapse supernova, and at the end conclusion. Starting with the introduction or the basic or from the beginning of a star, first stage or the initial is nebula. Nebula is the birthplace of stars. It is a cloud of dust and gas. As we have used the stars, because stars are always formed in a group, or it is a it is a cloud of dust and gas. हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेज है जिसे हम स्टार नहीं बोल सकते, बट ये एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है स्टार की फॉर्मेशन के लिए जहाँ पे हमारा डस्ट और गैस, एक मिनट मैम, हमारी डस्ट और गैस जो है कंबाइन होती है. Then हमारे पास protostar आता है. When the gas and dust contract under its gravity, a protostar is born. इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि जब हमारे पास एक नेबुला के अंदर ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देती है, ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, जिसकी वजह से जब हमारे पास ग्रेविटी एक्ट करेगी तो हमारे पास जो हमारा नेबुला है वो स्पिन करना स्टार्ट होगा, और हमारे पास एक प्रोटोस्टार एट द सेंटर ऑफ नेबुला, हमारे पास यहाँ पे प्रोटोस्टार जनरेट हो जाएगा. जब तक ग्रेविटी एक्ट करेगी उस पर हमारे पास वो प्रोटोस्टार रहेगा. ग्रेविटी हमारे पास जो रोल प्ले करती है वो ये करती है कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस, हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट गैसेस को वो डिफरेंट गैसेस को अट्रैक्ट करती है और कलेक्ट करती है एट द सेंटर ऑफ द नेबुला, और यू कैन से प्रोटोस्टार. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. हमारे पास जो स्टार की बिगनिंग है स्टेज वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है प्रोटोस्टार में. ग्रेविटी हमारे पास जब अपना रोल प्ले करती है, डिफरेंट गैसेस को अट्रैक्ट करती है, तो एक टाइम आता है जब हमारे पास इतनी ज्यादा अमाउंट में गैसेस हो जाती हैं कि वो एक दूसरे को मतलब इतनी क्लोजर हो जाती है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी वहां पे एक्ट करती है, और हीट, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस करती है, और गैसेस जो है वो रेडिएशन एमिट आउट करना शुरू कर देती है इन दिस फॉर्म में. जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन द प्रोटोस्टार रीचेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन डिग्री केल्विन, तो हमारे पास वहां पे हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं जिसे. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हमारे पास कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक हीलियम एटम प्रोड्यूस होता है, और न्यूट्रॉन को वो इमिट आउट करता है विद इन इमिशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है हमारे पास कंप्लीट जब तक हमारे पास लाइफ साइकिल रहती है स्टार की, तो ये प्रोसेस हमारे पास, ये रिएक्शन हमारे पास अकर होता रहता है कुछ कुछ टाइम के साथ साथ, और ये स्टेबिलिटी ऑफ स्टार में हमारे पास काम करता है फ्यूजन रिएक्शन. हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो हीट लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रही होती है, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि नेबुला हमारा ब्रेकअप हो जाता है इनटू क्लस्टर ऑफ मैनी बेबी स्टार्स. मैंने स्टार्ट में जिस तरह बताया था कि हमेशा एक ग्रुप में हमारे जो है वो स्टार्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एक नेबुला के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितने सारे स्टार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. कुछ मैसिव स्टार्स होंगे और कुछ लो मैसिव स्टार्स होंगे. आफ्टर दैट हमारे पास एक टर्म यूज होती है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस आउटवर्ड प्रेशर. हमारे पास यहाँ पे जब स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो हमें वो प्रेशर जो है वो आउटवर्ड प्रेशर एक्ट करता है, और जो ग्रेविटी जो है वो उसे इनवर्ड प्रेशर देती है. और एंड दीज टू फोर्सेस आर इन परफेक्ट बैलेंस. ये एक दूसरे को ऑपोजिटली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ स्टार रहती है वो मेंटेन रहती है. स्टार्स आर नॉट एक्सपेंडिंग नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग. इसका मतलब यह है कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से हमारे पास ना ही स्टार एक्सप्लोड होते हैं ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, और ना ही कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी. मेन सीक्वेंस
हम ये कह सकते हैं कि मेन सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल बिगनिंग स्टेप होता है स्टार की लाइफ में, क्योंकि स्टार हमारा प्रोड्यूस हो चुका है। अब वो मैसिव है या लो मैसिव है, बट हमारे स्टार प्रोड्यूस हो चुका है। तो उसका हो ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है इन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टार अकर अलोंग द मेन सीक्वेंस। हमारे पास 90% तक स्टार्स जो है वो मेन सीक्वेंस में होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, तो मोस्टली स्टार जो है हमारे मेन सीक्वेंस में होते हैं। हमारे पास ये एच आर डायग्राम शो की जा रही है, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल ही शो किया जा रहा है, बट हम लोग यहाँ पर अभी मेन सीक्वेंस को देखेंगे जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसको हम रीड इस तरह से करते हैं, फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द बॉटम राइट। हमारे पास मेन सीक्वेंस में न्यूली बॉर्न स्टार्स होते हैं या फिर मिडिल एज स्टार्स आया करते हैं, जो अपनी स्टेबल कंडीशन में होते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ द मेन सीक्वेंस देखें तो हमारे पास जीरो एज स्टार होते हैं, जो अभी बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं। उसके बाद हम लोग के पास जो अपर लेफ्ट पे होते हैं वो लार्जर मास पे होते हैं और हॉट स्टार्स होते हैं और ब्राइटर स्टार होते हैं, मतलब उनकी लिमिनोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बॉटम राइट। हमारे पास बॉटम राइट पे ऑब्वियसली बात है बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा, कि हमारे पास डिम स्टार होंगे, लो मैसिव होंगे और लेस ल्यूमिनस स्टार्स होंगे। After that, during its stay on the main sequence, any fluctuation in the star condition are क्विकली रिस्टोर्ड। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन स्टार की कंडीशन में होगी मेन सीक्वेंस में, तो हमारे पास वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्ट करेगा, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूज हो रही होगी इनटू हीलियम, तो वो खुद ही उसको रिजॉल्व कर लेगा और स्टार अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है लिमिनोसिटी और टेम्परेचर के बीच में, दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये मेन सीक्वेंस का कर्व शो किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर में हमारे पास न्यूली बॉर्न है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, मैंने कहा था कि मोर मैसिव स्टार्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जब मोर मैसिव होते हैं तो मैंने कहा था कि वो ग्राफ के थ्रू देखो तो यहाँ पे पता लगता है कि इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी इनका ज्यादा होगा, इसीलिए ये हॉट भी होते हैं। अगर हम लोग लेस मैसिव स्टार्स की बात करें या लो मैसिव स्टार्स की बात करें, तो हमारे पास ये इनकी ब्राइटनेस भी कम होती है, यानी ये डिम होते हैं, और ये जो हॉट भी कम होते हैं। ये जो टाइम शो किया जा रहा है 100 मिलियन ईयर्स और 10 बिलियन ईयर्स, ये इनका लीविंग ऑफ मेन सीक्वेंस टाइम बताया जा रहा है। लीविंग ऑफ मेन सीक्वेंस हमारे पास होता है जब व्हेन द स्टार रन आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीलियम स्टार्टेड टू फ्यूज इन देयर कोर। हमारे पास लीविंग मेन सीक्वेंस इसलिए होता है कि वो अपनी फर्दर स्टेज में जाता है स्टार, और उसके रीजन उसका ये होता है कि जब हमारे पास कोर में हाइड्रोजन एंड हो जाती है, वो एज ए शेल फिर आउटर शेल काम करेगी और हमारे पास हीलियम जो है वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो स्टार होता है विल बिगिन टू लीव द मेन सीक्वेंस। After that, the low massive stars will go quietly, while the high massive stars will go with a bang. यहाँ पे जैसे बताया गया कि जो हाई मैसिव स्टार्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि वो 100 मिलियन ईयर्स पे उनके लिविंग मेन सीक्वेंस है, जबकि लो मैसिव स्टार्स का 10 बिलियन ईयर्स लेगा। तो यहाँ से ये पता लगता है कि हमारे पास जो लो मैसिव स्टार्स हैं वो आराम से मेन सीक्वेंस लीव करेंगे एज कम्पेयर टू द हाई मैसिव स्टार। इसका रीजन ये होता है कि जो हाई मैसिव स्टार्स होते हैं उनकी ड्यू टू देयर मास, वो उनके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो इतनी स्पीड से होते हैं कि वो अपनी मतलब हाइड्रोजन उनके जो हाइड्रोजन है वो वहां पे एंड अप हो जाती है, और हीलियम में उनकी जो कोर है उनके अंदर हीलियम जो है वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू। होस्ट चेंज नहीं होगा, होस्ट वही रहेगा। ठीक यस है, मैम। बस ये क्या बोलते रहना कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। Okay, Assalamu alaikum. Myself Javeria Noor. I'm going to enlighten the three stages: stage 9, 10, and 11. First one we have is stage 9, the red giant branch. So basically red giant ऐसे stars को कहते हैं जो कि ख़त्म हो जाने वाले हों। Theoretically अगर बात करें तो सन भी कुछ सालों में red giant की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टार जो है वो फ्यूजन प्रोसेस करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमर्स मेन सीक्वेंस कहते हैं, जो कि जुनैरा ने ऊपर डिस्कस किया है। सो मेन सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट
जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो चुका होता है, कि मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कोर में ख़त्म हो जाती है और हीलियम उसकी कोर में आ जाती है, तो हाइड्रोजन की कोर अपने आप में श्रिंक होने लगती है. ड्यू टू दिस प्रोसेस इस टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कोर के बाहर आने लगती है और स्टार्स की आउटर एनवेलप को भरने लगती है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होने लगता है. लाइक बलून इसकी जो है अच्छी एग्जांपल है. नेक्स्ट. नहीं, ठीक है, इससे पीछे वाली. स्टार चाहे जिस भी कलर का हो, इस प्रोसेस के बाद रेड हो जाता है. इसकी वजह इसका कूल टेम्परेचर है which makes them appear red, and at that point star changes to the red giant branch. मोरओवर सारे स्टार रेड जाइंट नहीं बन सकते, सिर्फ वो बन सकते हैं जिनका मास जो है वो सन से ज्यादा हो या फिर सन से आधा हो, क्योंकि छोटे स्टार्स की कोर में इतनी एनर्जी पैदा नहीं होती जो उसकी आउटर सरफेस को एक्सपेंड करे और उन्हें रेड जाइंट बनाए. नेक्स्ट. Second one we have is the 10th stage helium fusion. Fusion है क्या? Basically, fusion is the process in which two atoms of hydrogen combine together or fuse to form an atom of helium. Helium requires much larger temperature to undergo thermal nuclear reaction which produces carbon. तो जब हमारे पास टेम्परेचर 100 के रीच करेगा. नेक्स्ट. हीलियम अपनी कोर में रैपिडली फ्यूज होना शुरू कर देगा और स्टार अगेन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा. नेक्स्ट. इन 11th स्टेज कोर में अब कार्बन आ चुका है और हीलियम उसकी सेकेंड लेयर बन गई है. जैसे जैसे हीलियम अपनी कोर में कार्बन को फ्यूज करेगा, कोर की सरफेस गर्म होती जाएगी और हीलियम तेजी से बर्न होता जाएगा. After core helium fusion stops, star is now similar to its condition just as it left the main sequence, except now there are two shells. Next. It means main sequence में हमारे पास कोई लेयर नहीं थी, but back to the giant branch में हमारे पास दो shells बनेंगे. First one is the hydrogen burning shell and second one is helium shell. और इसकी कोर में हमारे पास जो है कार्बन ऐड करके जो है प्रोड्यूस होगा. Thank you. Now Tahreem Khan will start the presentation from here. Assalamu alaikum. My name is Tahreem Fatma and I'm going to explain the death of a low mass star. Next. So as Javeria said कि जो हमारी जो स्टार की कोर है उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शंस रुक चुके हैं. तो उसका जो रीज़न है उन फ्यूजन रिएक्शंस का रुकने का वो है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर. पॉली exclusion principle state that two identical electrons cannot have same quantum number, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रेशर जनरेट करेंगे और उस प्रेशर को हम इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है स्टार को फर्दर कोलैप्स होने से रोकेगा और फर्दर फ्यूजन में टेक प्लेस होने से रोकेगा. नेक्स्ट. Okay, so what if a low mass star die? It will become a white dwarf. हमारा जो सन है हमारा जो स्टार सन है वो एक लो मास स्टार है. तो अगर हमारे स्टार की डेथ होगी तो वो एक वाइट ड्वार्फ बनेगा. नेक्स्ट. प्लैनेटरी नेबुला, जैसे कि हम नाउ देयर इज नो फ्यूजन रिएक्शन अगर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर. हमारे स्टार के अंदर कोई फ्यूजन रिएक्शंस नहीं हो रहे. अब स्टार की जो कोर है वो एक्सट्रीमली कार्बन कोर बन चुकी है और जो हमारी जो आउटर लेयर्स हैं हमारे स्टार की वो अब क्या करेंगी, वो अपने आप को इंजेक्ट कर पाएंगी हमारे स्पेस में एज एन एनवेलप. जैसे कि इस GIF में देखा जा रहा है कि एक नेबुला जो है वो इंजेक्ट हो रहा है स्पेस में और इस नेबुला को हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं. नेक्स्ट. These are some planetary nebulas pictures which was taken by the Hubble telescope. Next. White and black dwarf. Once the nebula has gone, the remaining core is extremely dense and hot. हमारा जो nebula था planetary nebula वो हमारे स्पेस में इंजेक्ट हो चुका है. अब हमारे पास जो बची है वो सिर्फ extremely hot and
डेंस कार्बन कोर है जो कि बहुत ही स्मॉल है। अगर हम उसके साइज़ के बारे में बात करें तो वी कैन से कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने अर्थ के साइज़ जितना, मतलब ये इतनी ज़्यादा छोटी होती है। और इस डेंस और हॉट, एक्सट्रीमली डेंस और हॉट कार्बन कोर जो है इसको ही हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा जो वाइट ड्वार्फ होता है वो बहुत ज़्यादा ही ल्यूमिनस होता है ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। हमारा जो वाइट ड्वार्फ होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और हमें जैसे पता है कि टेम्परेचर और लिमिनोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी लिमिनोसिटी भी ज़्यादा होगी। इस स्लाइड में आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कि किस तरीके से वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब जो वाइट ड्वार्फ है इट विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ बाय रेडिएटिंग अवे इट्स इंटरनल हीट। अब वाइट ड्वार्फ की जितनी भी लाइफ है वो सिर्फ अपनी हीट को रेडिएट करते, इंटरनल हीट को रेडिएट करते हुए गुजार देगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपनी सारी जो उसकी इंटरनल हीट है वो बिल्कुल ही एक्सक्रीट आउट कर देगा अपने अंदर से, और वो एक कूल स्टार बन जाएगा, उसका टेम्परेचर कूल हो जाएगा। और जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर और लिमिनोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेचर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो हमारा स्टार ब्लैक बन गया, और उस ब्लैक स्टार को हम ब्लैक ड्वार्फ कहेंगे। नेक्स्ट, type 1a supernova. Type 1a supernova is basically linked with the white dwarf. हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो कि बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जो कि मतलब कि दो स्टार्स, बाइनरी सिस्टम स्टार वो होते हैं कि दो स्टार एक दूसरे को म्यूचुअली ऑर्बिट कर रहे हैं। अब उनमें दो स्टार हैं, उसमें से एक हाई मैसिव, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है। जो कम वाला जिस स्टार का मास कम है वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। जब उसकी डेथ होगी तो वो वाइट ड्वार्फ क्या करेगा, जो दूसरा मैसियर स्टार है उसका मास देना शुरू कर देगा। और जब व्हेन इट्स टेक 1.4 सोलर मासेस इट्स मास, जब वो उसका 1.4 सोलर मासेस मास ले लेगा दूसरे स्टार का, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा टाइप 1 ही कहते हैं। जो स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आ रहा है ना उसी में व्यू ऑप्शन में जाओ। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है, आखिर में जब होगा ना तो मेरे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी फिर। Greenhouse effect of warming of Earth's surface and troposphere and the presence of water vapor, carbon dioxide, methane. Greenhouse effect वार्म करता है सतह को और अर्थ के ट्रोपोस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये होता है किस तरह से बैकग्राउंड कि पे जो लास्ट वो थी रिकॉर्डिंग वो चल रही है। और दूर गैसेस होना है ग्रीनहाउस से, और इन गैसेस को हम क्या ठीक है मेरे पास चल रही थी, एक्चुअली मेरे पास चल रही थी। ओके मैम, सॉरी। नो। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड एक GIF है जो कि बताएगा किस तरीके से सुपरनोवा टाइप 1 एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि दो बाइनरी स्टार्स हैं, उनमें से एक वाइट ड्वार्फ बन चुका है और वो उसका मास टेक प्लेस कर रहा है, और अब जब उसने 1.4 सोलर मासेस ले लिया उसका, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और इसका एक्सप्लोजन जो है वो सुनहरा पीछे वाली स्लाइड पे आओ, उसका एक्सप्लोजन हमारे स्पेस में कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि ये साइड में पिक्चर में दिख रहा है। थैंक यू। नाउ उम्मीर विल कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। Assalamu alaikum. My name is Umatul Som, and I am explaining here about the stars which are more massive than our sun. Next. अच्छा, जो more massive stars होते हैं, मीन्स जो हमारे सन से बड़े stars होते हैं, इस एचआर डायग्राम में उनका पाथ शो करवाया गया है। इस एचआर डायग्राम में मेन सीक्वेंस में तमाम स्टार्स होते हैं जिसके रिजल्ट में या तो बेसिक लो मास स्टार्स बनते हैं या हाई मास स्टार्स बनते हैं। जो इनका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली कि जो हाई मास स्टार्स हैं वो मेन सीक्वेंस को जल्दी लीव कर देते हैं, क्योंकि जो स्टार जितना ज़्यादा मैसिव होगा उसके अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो उतनी स्पीड से होंगे, जितने स्पीड से होंगे तो उनके कोर में क्या होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म होने पर जो स्टार्स होते हैं वो बेसिकली मेन सीक्वेंस को छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये
कि जब उनके कोर में हाइड्रोजन फिल्म खत्म हो जाती है तो वो उसको लीव कर देते हैं। नेक्स्ट a 4 solar mass star makes no sharp moves in HR diagram. Yes, miss. तो अब जो हमारे सन का मास होता है, अगर मैं उस मास जितने 4 मासेस को कंबाइन करूंगी एक साथ, तो जो स्टार फॉर्म होगा तो उसका जो है इस HR डायग्राम में उसका मोशन बताया गया है कि वो सिंपली बैक एंड फोर्थ मूव करता है, कि जो मेन सीक्वेंस है फ्रॉम अपर लेफ्ट टू बॉटम राइट, वो इस मेन सीक्वेंस में स्मूथली बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। नेक्स्ट, सही। और जो ये इस इमेज में कुछ इमेजेस मैंने अटैच की हैं, ये इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है, जिसमें जो है एक स्टार के, एक हाई मैसिव स्टार के लाइफ साइकिल का बताया गया है कि जब वो बनता है तो वो बेसिकली रेड जाइंट होता है, क्योंकि वो मैसिव स्टार होता है। उसके बाद वो ज़्यादा एरिया कवर करते करते एक हाई मैसिव स्टार बन जाता है। और इसमें जो फर्स्ट में इमेज शो की गई है वो एक हाई मैसिव स्टार की इमेज शो की गई है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो पहले स्टार्टिंग के इवेंट्स होते हैं हाई मैसिव स्टार के, वो लोअर मास स्टार से सेम होते हैं। मीन्स कि जो उसके अंदर शेल्स होते हैं, मीन्स हाइड्रोजन शेल, हीलियम शेल बर्निंग एंड एट द लास्ट कार्बन शेल बर्निंग। तो इसके ये वाले स्टेप्स सेम होंगे हाई मैसिव स्टार के टू लोअर मास स्टार्स। नेक्स्ट, here a star more than 8 solar masses can fuse elements far beyond carbon in its core. मीन्स कि अब वहाँ पे हमने सन का 4 मास लिया था, यहाँ पे हम सन के जितने 8 मासेस स्टार को कंबाइन करेंगे और उसके रिजल्ट में जितना भी मैसिव स्टार बनेगा, तो जो उसमें होंगे, क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा होगा और जो उसके फ्यूजन रिएक्शंस होंगे वो कार्बन पे स्टॉप नहीं होंगे, जैसा कि इस पिक्चर में शो करवाया गया है कि उसके जो रिएक्शंस हैं वो कार्बन पे स्टॉप नहीं होंगे, वो फर्दर आगे जाएंगे नियॉन पे, उसके बाद ऑक्सीजन एंड एट द लास्ट सिलिकॉन। और इस स्टार का साइज मैसिव होने की वजह से उस पर जो फ्यूजन रिएक्शन होगा वो स्टॉप नहीं होगा कार्बन पे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर होता है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये वीडियो जो है इसमें मैंने कंपैरिजन शो करवाया है हमारी अर्थ का उससे बड़ा सन एंड सन से मजीद बड़े जो स्टार्स पाए जाते हैं अर्थ में, सॉरी स्पेस में, उसका कंपैरिजन। थैंक यू। और आप विल कंटिन्यू। क्या अभी कंटिन्यू है? यस मैम। ठीक है, आप यस मैम। एक मिनट, सॉरी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि वाइट ड्रॉप जो है जब ब्लैक ड्रॉप में कन्वर्ट होता है तो उसका जो बात की आप लोगों ने टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर और मास क्या कम हो जाता है या ज़्यादा होता है जब वो वाइट से ब्लैक ड्रॉप कन्वर्ट होता है? मिस टेम्परेचर उसका कम होता है लेकिन उसका मास सेम रहता है। सेम रहता है। और मेरा एक सवाल था रेड जेंट स्टार के बारे में कि उसका मास की बात की थी कि उसका मास सन के बराबर होता है, यही बात करी थी, और उसके खत्म होने की वजह क्या होती है? रेड जेंट स्टार के, हाँ मिस वो भी राबिया बताएंगी। रिएक्शन। ठीक है, चलो सही है। राबिया जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, काम स्टार्ट है बेटा। ओके मिस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राबिया खान एंड माय टॉपिक इज कोर कोलैप्स सुपरनोवा। नेक्स्ट, अच्छा, न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर हमारे पास लो मैसिव स्टार्स के लिए होता है, इसी तरह न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है वो हाई मैसिव मोर मैसिव स्टार्स के लिए होता है। कोर में जब कार्बन से ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट, कोर कोलैप्स सुपरनोवा।
अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर फ्यूजन रिएक्शंस को नहीं रोक पाता तो जो है हमारे पास कोर में न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर अकर होता है, तो वो जो कोर रह जाती है, जब वो अपना मास इंक्रीज करके सुपरनोवा की तरफ जाती है तो उसे हम टाइप 1b या टाइप 1c और कोर कोलैप्स सुपरनोवा कहते हैं। अच्छा, जब कोर में एक्सप्लोजन हो जाती है तो वो या तो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो ब्लैक होल बन। नेक्स्ट, अब न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब हमारे पास कोर में एक्सप्लोजन होती है, अगर वो कोर जो है वो लेस मैसिव और उसमें लेस ग्रेविटेशनल पुल होगी तो वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा और वो जो है लाइट भी इमिट आउट करता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट, black holes. So when the most massive stars are they collapse under their own gravity and leave. ब्लैक होल क्या होता है? अगर वो जो कोर जो है वो मोर मैसिव है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे पास जो है वो ब्लैक होल बन जाती है। और ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा होती है कि उससे लाइट जो है वो उससे लाइट भी इमिट आउट नहीं कर पाती, वो उसी के सराउंड में रहती है। ओके मैम, नेक्स्ट मैं कंक्लूजन बता दूं। ओके, कंक्लूजन में इवोल्यूशन ऑफ स्टार का होल लाइफ साइकिल दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले शो हो रहा है स्टेलर क्लाउड। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर नेबुला होता है स्टार का बर्थ प्लेस, उसके बाद इसमें प्रोटोस्टार बनता है जैसा कि ज़ुनैरा ने बताया। और वो जब प्रोटोस्टार एक्सप्लोड होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि बेबी स्टार्स फॉर्म होते हैं। अब कुछ स्टार्स उसमें से स्मॉलर होते हैं और कुछ लार्जर। ये जो स्मॉलर स्टार्स होते हैं उनकी नेक्स्ट स्टेज होती है रेड जायंट एंड देन प्लैनेटरी नेबुला, और उनकी डेथ कैसे होती है कि वो इन द एंड वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। जबकि जो लार्जर स्टार्स हैं उनका जो नेक्स्ट वो होती है लाइफ साइकिल होती है रेड सुपर जायंट, देन सुपरनोवा। और सुपरनोवा की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या वो ब्लैक होल बनेगा। The end. These are references and the end. Thank you. Thank you. अच्छी थी presentation. Thank you मैम। Thank you मैम। करो, मेरे ख्याल से तुम ही कर दो इसको ज़ुनैरा, और रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से तो तुम ही होस्ट रखो अपने आप को, और इसको लीव कर देते हैं।